प्रिय विद्यार्थियों, दिस इज अनिल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड के हिंदी मीडियम के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रसायन विज्ञान के पहले पार्ट ठोस अवस्था का नेक्स्ट टॉपिक क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पूर्व इस अध्याय के 5 भाग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, ठोसों के प्रकार, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, शीतलन वक्र, विषमदैशिकता व समदैशिकता के बारे में हमने जाना था। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में, जैसा आप जानते हो कि अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है तथा एक निश्चित ज्यामितीय संरचना का पालन करते हुए अवयवी कण उपस्थित होते हैं। यहाँ क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण हम पढ़ते हैं, उसका जो आधार है, बेस है, वो उन अवयवी कणों में उपस्थित अंतरा आणविक आकर्षण बल है। अंतरा आणविक आकर्षण बल है। यह हमारा आधार है, जिसके आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कर रहे हैं। अंतरा आणविक आकर्षण बल के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में विभाजित करते हैं। एक एक करके हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और इनके साथ साथ इनके कुछ गुणों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान बोर्ड में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक छोटा प्रश्न आने की संभावना इसमें से बनी रहती है। तो 4 भाग इसके कौन से हैं? नंबर 1, सबसे पहला भाग जो हम बताते हैं इसमें, सबसे पहला भाग होता है इसमें आणविक ठोस। इसको हम बोलते हैं आणविक, यानी कि मॉलिक्यूलर ठोस। दूसरा भाग होता है इसका, जिसको हम बोलते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। तीसरा भाग, जिसको हम बोलते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। और चौथा भाग, जिसको हम बोलते हैं सहसंयोजक। संयोजक, या इसका एक और नाम भी है, या नेटवर्क ठोस। तो ये सभी ठोस हैं, क्रिस्टलीय ठोस हैं, जिनको अंतरा आणविक आकर्षण बलों के आधार पर हमने विभाजित किया है। दोबारा से देखें, आणविक ठोस नंबर 1, नंबर 2 आयनिक ठोस, नंबर 3 धात्विक ठोस, और नंबर 4 सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अब एक एक करके हम इनको समझना प्रारंभ करते हैं, फिर बाद में इनका एक तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आणविक ठोस के बारे में कि आणविक ठोस क्या है। आणविक ठोस को भी हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। इसके भी हमने क्या कर रखे, 3 भाग बनाए हैं। नंबर 1, पहला भाग कहलाता है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा भाग कहलाता है ध्रुवीय या ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर। अध्रुवीय नॉन पोलर, ध्रुवीय है पोलर, और तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित। हाइड्रोजन आबंधित। तो हमने आणविक ठोसों को भी 3 सब कैटेगरीज में, 3 भागों में विभाजित किया है, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये 3 प्रकार के आणविक ठोस होते हैं। इन्हें समझने के लिए आप इनका एक उदाहरण लीजिए और उस उदाहरण की सहायता से इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमारे लिए वो ज़्यादा आसान रहता है
सबसे पहले जैसे हम बात करें अध्रुवी आणविक ठोस के बारे में, कि हमारे पास सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अध्रुवी यानी कि नॉन पोलर आयनिक सॉलिड के बारे में। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल अगर हम इसका लें तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे ठोस आयोडीन है। आयोडीन है कैसी है, सॉलिड है, या हाइड्रोजन गैस है, कैसी अवस्था में, जिसको हमने ठंडा करके ठोस अवस्था में परिवर्तित कर लिया है। चूंकि हम ठोसों की बात कर रहे हैं तो आणविक ठोस की हम बात कर रहे हैं, तो हम ठोस अवस्था में इसको ले रहे हैं। ये हमने गैसीय अवस्था में नहीं लिया, बल्कि किस अवस्था में लिया, ठोस अवस्था में लिया। तो अध्रुवी नॉन पोलर का मतलब क्या है, जिसमें पोलैरिटी नहीं हो। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग आप जानते हो, H2 अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, या I2 अणु में अगर हम देखें 2 आयोडीन परमाणु होते हैं। दोनों की चूंकि विद्युत ऋणता एक समान है, तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, अध्रुवीय बॉन्ड हो जाएगा। अध्रुवीय बॉन्ड हो गया, तो ये बॉन्ड कैसा है, अध्रुवीय है। इसीलिए हमने इसको क्या कहा है कि ये अध्रुवी आणविक ठोस है, इनमें ध्रुवता नहीं है। बात करें इनके अवयवी कणों की, अवयवी कण, कि इनके अवयवी कण कैसे हैं। तो अब देखो इसका अवयवी कण का मतलब क्या है, ठोस में उपस्थित अवयवी कण कैसा है। तो हाइड्रोजन का एक अणु है H2, ऐसे हाइड्रोजन का ये दूसरा अणु है। ठोस अवस्था में ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक अणु और दूसरा अणु, आप इस तरह से मान लो कि ये इसका एक दूसरा अणु। ठीक इसी प्रकार से ठोस अवस्था में इसका एक अणु ये हो गया, ये एक और इसका दूसरा अणु हो गया। तो यहां अणु आपस में जुड़े हुए हैं। ठोस अवस्था में एक दूसरे के पास कौन है, अणु उपस्थित है। तो इसका अवयवी कण क्या होगा, हम कहते हैं इसका अवयवी कण होगा अणु। इसका अवयवी कण क्या है, अणु है। तो इसके अवयवी कण को हमने नाम दिया कि अणु है। अब इनके बीच का आकर्षण बल कैसा है, अणुओं के बीच आकर्षण बल कैसा पाया जा रहा है। ठोस अवस्था में, बल्क में हम बात करें कि इनके बीच का आकर्षण बल कैसा है। तो आकर्षण बल के बारे में अगर हम बात करें तो अणुओं के बीच लगने वाला ये जो आकर्षण बल है, यहाँ इन अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, ये यहां पर कहलाता है लंदन बल। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लंदन बल। तो ये लंदन बल कहलाता है, लंदन बल। बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल है, अणुओं में ध्रुवता नहीं है, एक दूसरे के समीप लाए गए हैं, किसी प्रकार की ध्रुवता नहीं होने के कारण ये बहुत ही कमजोर आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं, जिसे हम लंदन बल कहते हैं। लंदन बल के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, 11वीं कक्षा में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब लंदन बल से ये जुड़े हुए हैं, अवयवी कण अणु हैं, तो इनकी भौतिक प्रकृति कैसी होगी, इनकी भौतिक प्रकृति कैसी होगी। अगर हम भौतिक प्रकृति के बारे में बात करें तो हम बताते हैं कि चूंकि बहुत ही कमजोर आकर्षण बल है, तो मोस्टली ये गैसीय अवस्था में मिलेंगे। इनकी अवस्था कैसी है, गैस है। और कमरे के ताप पर अगर हम बात करें तो मोस्टली ये गैसीय अवस्था में मिलेंगे। और अगर ठोस अवस्था में ये बदल जाते हैं तो ये नर्म ठोस होंगे, बहुत ही नर्म रूप से सॉफ्टली पाए जाने वाले ठोस होते हैं। अगर हम इनकी विद्युत चालकता के बारे में बात करें कि इनकी विद्युत चालकता कैसी है, विद्युत चालकता, तो विद्युत चालकता के बारे में बात करें तो चूंकि चालकता, विद्युत चालकता केवल 2 कारणों से होती है, या तो उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हो या फिर उसमें मूवमेंट करने वाले गतिशील आयन हो। इन 2 कारणों से विद्युत चालकता पाई जाती है। चूंकि इसका अवयवी कण अणु है, ठोस अवस्था में बंधा हुआ है, गतिशील नहीं है, ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ना ही मुक्त आयन है, तो इसका नेचर कैसा हुआ, इसका नेचर हुआ कुचालक। किस तरह का है ये, कुचालक प्रकृति का है।
और जब इनके बीच बहुत कम आकर्षण है तो इनके गलनांक के बारे में अगर हम बात करें कि इनका गलनांक किस तरह का होगा, तो बहुत कम आकर्षण होने के कारण, नर्म ठोस होने के कारण इनका गलनांक हम बताते हैं बहुत कम होता है। इनका गलनांक बहुत कम है। तो एग्जाम्पल्स में ज़्यादातर इसके इसी तरह के अणु आते हैं। हाइड्रोजन अणु हो गया, नॉन पोलर होना चाहिए, ध्रुवता नहीं होनी चाहिए, I2 हो गया। अक्रिय गैसों को ठोस अवस्था में बदल लो, इसी के उदाहरणों में आएगा, जैसे ऑर्गन हो गया। इसी तरह अध्रुवीय अणुओं में जैसे CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठोस अवस्था में परिवर्तित कर ले। हो सकता है ये कमरे के ताप पर ठोस में नहीं हो, लेकिन इनको ठोस अवस्था में जब हम लेंगे तो ये अध्रुवीय ठोसों के अंतर्गत आएंगे। तो यहां हमने इनके बारे में पढ़ा। देखो, नंबर 1 अवयवी कण के ऊपर, नंबर 2 इनके बीच का आकर्षण कैसा है, नंबर 3 भौतिक प्रकृति कैसी है, नंबर 4 विद्युत चालकता कैसी है, और नंबर 5 गलनांक कैसा है। तो जितने भी प्रकार के ठोस हम पढ़ेंगे वो सभी ठोस इन्हीं 5 पॉइंट्स के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा इसको पढ़ने का तरीका रहेगा और याद करने का तरीका भी रहेगा। अब देखो, इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हम दूसरे की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, ध्रुवीय ठोस के बारे में। ध्रुवीय ठोस, पोलर सॉलिड्स किस तरह के होंगे, आकर्षण बल कैसा होगा, अभी कण कैसे होंगे। तो दूसरी बात हम करते हैं नंबर 2। जैसे नंबर 1 हो गया हमारा अध्रुवी, नंबर 2 हो गया पोलर यानी कि ध्रुवीय ठोस। तो एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का, HCl का। वैसे तो गैस है, द्रव है, लेकिन हम इसको ले रहे हैं कब, जब हमने इसे ठोस अवस्था में परिवर्तित कर लिया है। तो ठोस अवस्था में परिवर्तित करने पर ये HCl का अणु, चूंकि इसके अंदर देखिए आप, Cl की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो ये आंशिक रूप से ऋण आवेशित होगा, और हाइड्रोजन की कम है तो ये आंशिक रूप से धन आवेशित होगा। तो एक पोलरिटी पाई जाएगी, एक सिरा नेगेटिव, एक सिरा पॉजिटिव। तो ऐसा ही HCl का दूसरा अणु है, हम इनको पास पास लाके क्या कर रहे हैं, ठोस अवस्था में परिवर्तित कर रहे हैं। तो ये एक द्विध्रुव कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव, जिसके 2 ध्रुव हैं, एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया। ठोस अवस्था में ये दोनों द्विध्रुव एक दूसरे के पास हैं और एक आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। तो ये आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए। तो अवयवी कण इसका भी अणु है। अवयवी कण क्या होगा, अणु होगा। अगर हम बात करें नंबर 1 अवयवी कण क्या है, तो अवयवी कण अणु है, अणु। आकर्षण बल कैसे है, नंबर 2 हम बात करते हैं, दूसरी बात हमने की थी आकर्षण बल। तो आकर्षण बल हमारा द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल हो गया, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, आकर्षण बल। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं भौतिक प्रकृति के बारे में, तो भौतिक प्रकृति कैसी होगी, क्योंकि ये भी नॉर्मली क्या है, गैसीय अवस्था में रहते हैं, गैस हैं, और ठोस अवस्था में जब हम बदलेंगे तो ये नर्म ठोस में ही बदलेंगे। आणविक सभी इसी तरह के होंगे ज़्यादातर, क्योंकि इनके बीच का आकर्षण बल कमज़ोर है। अध्रुवियों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, ध्रुवियों में थोड़ा बहुत ध्रुवीय होने के कारण से द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल लग गया। तो ये गैस हैं, नर्म ठोस हैं। अणु हैं, क्योंकि मुक्त आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो विद्युत चालकता के बारे में हम बात करेंगे तो ये कुचालक होंगे, कुचालक कहलाएंगे। और गलनांकों की बात करेंगे तो इनके गलनांक भी कम ही पाए जाएंगे,
गलनांकों में भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। उदाहरणों में अगर हम बात करेंगे तो जैसे HCl हो गया, ठोस अवस्था में हमने HCl ले लिया। सल्फर डाइऑक्साइड है, ध्रुवीय है, सल्फर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणताओं में अंतर है। तो इस तरह से एक दो एग्जाम्पल देते हुए अपन इनको याद रख सकते हैं। तो ये बात हुई ध्रुवीय ठोसों के बारे में। इसी प्रकार से हम बात करते हैं तीसरा C, जिसे हमने हाइड्रोजन आबंधित ठोस का, आबंधित ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स कहलाएंगे। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है बर्फ, H2, बर्फ ठोस अवस्था में बर्फ कहलाती। तो इनमें क्या है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये तीनों ही क्या है, एक तरह से वान डेर वाल आकर्षण बलों के द्वारा बंधे हुए हैं। अणुओं के बीच का आकर्षण, या बर्फ में भी क्या है, H2O, जल के अणुओं के बीच का आकर्षण देखा जा रहा है। क्योंकि जल के अणुओं के बीच में आप जानते हो हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। हाइड्रोजन बंध यानी कि क्या हो गया, दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जिसमें ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन हो सकता है, अगर उनके बीच में हाइड्रोजन आ जाता है तो यहाँ पर एक अतिरिक्त बंध बनता है जिसे हम हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण होगा। तो अणु यहाँ आपस में हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। एक तरह का ध्रुवीय यानी कि द्विध्रुव आकर्षण ही है, लेकिन अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के साथ होता है, तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए होती है, इसलिए हम इसको हाइड्रोजन बंध के नाम से अलग से पढ़ते हैं। तो यहां पर भी अगर हम उन्हीं पांचों पॉइंटों के बारे में बात करें तो नंबर 1 अवयवीकरण। अवयवीकरण उसी प्रकार से कौन है, अवयवीकरण अणु है। नंबर 2 आकर्षण बल। आकर्षण बल हम बताएंगे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। नंबर 3 भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति उसी प्रकार से नॉर्मली तो द्रव होती है, कमरे के ताप पर द्रव है, लेकिन ठोस अवस्था में बदलेंगे तो बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होगी, जैसे लोहे की तरह कठोर नहीं होगी, अपेक्षाकृत थोड़ा सा कठोरता हो सकती है, पर हम उसे बहुत ज़्यादा कठोर नहीं कहेंगे। तो नॉर्मली द्रव है, बाकी ठोस के रूप में ही पाए जाएंगे, ठोस अवस्था में बदल जाएंगे, बहुत कठोर नहीं होंगे। क्योंकि मुक्त आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विद्युत चालकता भी क्या होगी, कुचालक होगी, कुचालक कहलाएंगे। गलनांक भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वान डेर वाल आकर्षण बल कमज़ोर है, तो इनके गलनांक भी निम्न ही रहेंगे, कम ही रहेंगे। उदाहरणों में हमने जैसे बताया बर्फ है, फॉर एग्जाम्पल बर्फ को आप ले सकते हैं H2O सॉलिड अवस्था में, आप HF को ले सकते हैं सॉलिड अवस्था में, अमोनिया को ले सकते हैं, NH3 है ठोस अवस्था में। तो ये इसके कुछ उदाहरण रहेंगे जो इसमें अपन पढ़ते हैं। अब ठीक इसी प्रकार से अन्य 3 ठोसों को हम तुलनात्मक रूप से इसी प्रकार पढ़ेंगे। तो हम एक सारणी बनाते हैं। अब उस सारणी में इनको कंपेयर करते हुए यानी तुलनात्मक रूप से देखते हुए अपन पढ़ेंगे। समझा मैंने दिया है, आपको ये 5 पॉइंटों को ध्यान रखना है, उदाहरण ध्यान रखने हैं और इन्हीं के आधार पर इन सब का वर्णन करना है। अब देखें कि किस प्रकार से अपन इनका अन्य ठोसों का वर्णन करते हैं। अब देखो इस सारणी में हम तुलना करते हुए पढ़ रहे हैं। आणविक ठोस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नंबर 2 बात कर रहे हैं हम आयनिक ठोस की। अब आयनिक ठोस को समझने के लिए हम उसी तरह से एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड का, NaCl, एक आयनिक ठोस है। इसी तरह के अन्य आयनिक ठोस भी हो सकते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड है, कैल्शियम फ्लोराइड है, CaF2 है, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो ये सभी आयनिक ठोस हैं। आयनिक ठोसों की विशेषता क्या होगी? आयनिक ठोसों की विशेषता होती है कि उनके अंदर आयन पाए जाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं NaCl की, तो NaCl में आप जानते हो Na+ और Cl- आयन पाया जाता है। एक तो हो गया धन आयन और एक हो गया ऋण आयन। तो इन दोनों के बीच में किस तरह का आकर्षण पाया जाएगा? इन दोनों के मध्य में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रबल स्थिर विद्युत
आकर्षण बल पाया जाता है। तो अवयवी कणों के बीच में आकर्षण कैसा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बहुत ही प्रबल है। बहुत ही प्रबल होने के कारण भौतिक प्रकृति कैसी होगी? भौतिक प्रकृति कठोर हो जाएगी। और अवयवी कण क्या होंगे? अवयवी कण होंगे आयन। एक आयन हो गया जैसे Na+, दूसरा आयन हो गया Cl-। अब बात करें इनकी चालकता की, तो चालकता कैसी होगी? तो पिघली हुई अवस्था में आयन कुछ मात्रा में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। NaCl को पानी में डाल दो, पानी में तो बिल्कुल ही अलग अलग हो जाएंगे, नमक का जलीय विलयन बन गया। आयन गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, पर ठोस अवस्था में ये मजबूती से बंधे हुए हैं। तो ये विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। कब? जब ये गलित अवस्था में हो या विलयन अवस्था में हो। गलनांक, चूंकि प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, इसलिए इनका गलनांक कैसा होगा? उच्च होगा। अब इन्हीं बातों को हम सारणीबद्ध करते हैं। आयनिक ठोस में सबसे पहले हम बात करते हैं अवयवी कण की। तो अवयवी कण क्या हुए? आप स्वयं बता सकते हैं। अवयवी कण हुए आयन। इनके बीच का आकर्षण बल कैसा हुआ? इनके बीच का आकर्षण बल हुआ प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। बहुत ही प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, मजबूत बल होता है। इस कारण से भौतिक प्रकृति कैसी होगी? कठोर। भौतिक प्रकृति कैसी रही इनकी? कठोर रही। कठोर है, प्रबल आकर्षण बल है, तो अपन कह सकते हैं कि इनका गलनांक कैसा हुआ? इनका गलनांक हुआ उच्च। और विद्युत चालकता के बारे में जैसा मैंने बताया कि गलित यानी कि पिघली अवस्था एवं जलीय विलयन गलित एवं जलीय विलयन में विद्युत के चालक होंगे। ठोस अवस्था में नहीं होंगे, क्योंकि ठोस अवस्था में ये मजबूती से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अब इसी प्रकार आप किसी धात्विक ठोस की कल्पना करो। जैसे कोई भी धातु लेते हैं हम, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है इत्यादि। तो किसी भी धात्विक ठोस का उदाहरण लेते हुए अपन देखते हैं। तो धातु के अवयवी कणों में क्या होगा? धातु के अवयवी कणों में हम बताते हैं कि उस धातु के अंदर उसके एक तो आयन होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इधर से उधर गति कर सकते हैं। जैसे लोहा है तो लोहे के अंदर उस धातु के यानी कि लोहे के आयन होंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो अवयवी कणों में अपन क्या लिख सकते हैं? अवयवी कणों में एक तो इन धातुओं के धनायन, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इनके अंदर धनायन ही बनेंगे, वह उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये तो है इनके अवयवी कण। अब इन आयनों और इलेक्ट्रॉनों के बीच में इन धातुओं के अंदर जो आकर्षण पाया जाता है उसको अपन धात्विक बंध का नाम देते हैं। क्या कहलाएगा वो? धात्विक बंध कहलाएगा। तो धात्विक बंध पाए जाते हैं। अब धात्विक बंध एक बहुत ही मजबूत बंध है। किसी भी धातु को आप देखते हो बहुत ही कठोर होती है, तो सिंपली उसकी भौतिक प्रकृति कैसी हो गई? भौतिक प्रकृति हो गई कठोर। और धातुओं में तो आप जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये विद्युत के क्या पाए जाएंगे? ये विद्युत के चालक होंगे। कोई भी धातु है विद्युत का चालक होता है। क्योंकि मजबूत धात्विक बंधों से बंधे हुए हैं, मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, तो इनका गलनांक कैसा होगा? इनका गलनांक उच्च होगा। तो ये बात हुई धात्विक ठोसों के बारे में। अब इसी प्रकार से हम चौथे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात करते हैं, तो उसका नाम है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। और इसे समझने के लिए जो हम इसका उदाहरण लेते हैं, आपका एक बहुत ही कॉमन उदाहरण है जो आपने पढ़ा हुआ है, वह है हीरा, डायमंड। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ आपने इसी का एक अपर रूप और पढ़ा होगा, ग्रेफाइट, वो भी इसी में ही आता है। तो इन दोनों का उदाहरण रखते हुए आप बड़े आराम से इसको याद रख सकते हो। इसके अलावा इसके अन्य उदाहरणों में सिलिका आता है, SiO2,
इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड है SiC, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है AlN। तो इस तरह के इसके अन्य कुछ उदाहरण हैं जो कि सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस में पाए जाते हैं। अब सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल अपन हीरे का लेते हैं। डायमंड, हीरा स्ट्रक्चर आपने देखी है, इसमें कार्बन कार्बन की समचतुष्फलकीय इकाइयां पाई जाती हैं। इस तरह से आपने इसकी स्ट्रक्चर कभी बनाई होगी। कार्बन कार्बन की इसमें क्या है, समचतुष्फलकीय इकाइयां पाई जाती हैं। तो अवयवी कण कौन हो गया, तो अवयवी कण हो गया इसका परमाणु। और ये आपस में जितने भी परमाणु हैं सब किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं सहसंयोजक बंधों से। किससे जुड़े हुए हैं, सहसंयोजक बंधों से। तो यही इनके बीच का आकर्षण बल कहलाएगा। अवयवी कण परमाणु कहलाएंगे। अब नेचर दोनों तरह का है। हीरे को देखो बहुत कठोर है, ग्रेफाइट को देखो तो नरम भी है। तो दोनों तरह का नेचर है। चालकता भी दोनों तरह की होगी। हीरा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त आयन नहीं है, विद्युत रोधी है, कुचालक है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है जो मूवमेंट कर सकता है। तो हम कहते हैं कि ये कैसा है, यह चालक है। तो गलनांक भी दोनों तरह के होंगे। गलनांकों में ज़्यादातर मोस्टली ये बहुत ही कठोर होते हैं, इस कारण से इनके गलनांक अत्यधिक उच्च रहते हैं, हाई रहते हैं। तो ये ज़्यादातर अत्यधिक उच्च गलनांक प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम सारणी में अब इसको लिख सकते हैं। तो अवयवी कण कौन, अवयवी कण परमाणु। आकर्षण बल कैसा, आकर्षण बल सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। भौतिक प्रकृति कैसी, भौतिक प्रकृति हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका वगैरह ये तो सब ऊपर वाले जो हैं कठोर प्रकृति के हैं। ग्रेफाइट जो है वो थोड़ा सा नरम प्रकृति का होता है, सॉफ्ट होता है, सिल्की सॉफ्ट होता है। बात करें विद्युत चालकता की, तो ऊपर वाले ये सभी विद्युत रोधी हैं। विद्युत के एक तरह से अपन कह सकते हैं कि विद्युत रोधी हैं, यानी कुचालक हैं। ग्रेफाइट इनके विपरीत एक अपवाद है जो कि यहाँ पर हम बताते हैं चालक होता है, विद्युत धारा का चालन कर सकता है। और नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोसों में भी हम बात करें तो इनके गलनांक अत्यधिक उच्च से लेके उच्च तक हो सकते हैं, हाई हो सकते हैं। तो मोस्टली उच्च इनके गलनांक हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस हैं जो अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर विभाजित किए गए हैं, सारणीबद्ध कर दिया गया है। आप इस सारणी की सहायता से इन सभी को कंपेयर करते हुए बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। याद करने के लिए बेसिक चीज़ ये है कि आप इनका एक एक एग्जाम्पल याद रखें और उस एग्जाम्पल की सहायता से इनका वर्णन करने का प्रयास करें। तो तुलनात्मक रूप से ये सारणी हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इसको आप नोट करें और इसको अच्छी तरह से याद करें। धन्यवाद।